कैसे हैं आप लोग बच्चों? इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम पढ़ रहे हैं अपनी चरित्र पुस्तक से। और चरित्र पुस्तक से हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं अपना गद्य खंड। गद्य खंड में अध्याय 2, कौन सा? ल्हासा की ओर। किसके द्वारा रचित है ये रचित है राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा। इसके लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। हमने बच्चों इसका आधा भाग पढ़ा था और आधा भाग हमने छोड़ दिया था। ठीक है, आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अपने अध्याय को और से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं राहुल संस्कृत्यायन के बारे में। ठीक है, एक नजर डालते हैं हम राहुल संस्कृत्यायन की जीवनी पर कि राहुल संस्कृत्यायन जी कौन थे। तो राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था? राहुल संस्कृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस जगह पे हुआ था? इनका जन्म स्थान क्या था? गांव पंधरा, जिला आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका जो मूल नाम था वो था केदार पांडे। इनका मूल नाम था केदार पांडे, लेकिन इनका जो हमने पहले बताया था आपको कि घुमक्कड़ी जीवन था और इन्होंने बहुत देश विदेश की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान इन्होंने 1930 में श्रीलंका पे बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका जो नाम हुआ वो पड़ा राहुल संस्कृत्यायन पड़ा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने जिला आजमगढ़ से प्राप्त की और उच्च शिक्षा इन्होंने काशी और आगरा में पूर्ण की। ठीक है, इन्होंने जैसा कि इनका घुमक्कड़ी जीवन था तो इन्होंने देश विदेश की यात्रा की। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सी भाषाओं को सीखा, जैसे पाली, प्राकृत, तिब्बती, अवधज आदि बहुत सी। रूसी भाषा भी इन्होंने सीखी। ठीक है, रूस गए थे, रूस के 25 मास एक इन्होंने रचना भी लिखी थी, रूस के 25 मास, वहाँ पर उन्होंने रूसी भाषा भी सीखी। इनको महापंडित की पदवी प्रदान की। किसकी पदवी? महापंडित की पदवी प्रदान की गई और इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। और अब हम आज पढ़ेंगे इनका आगे का लेसन, कौन सा? ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है बच्चों? ल्हासा है तिब्बत की राजधानी। ओके, तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। और यहाँ पर जिस समय की बात कर रहे हैं राहुल संस्कृत्यायन जी, यानी कि 1929 और 30 के बीच की बात कर रहे हैं, उस समय इन्होंने ल्हासा की यात्रा की थी। और उस समय क्या था कि भारतीयों को अनुमति नहीं थी तिब्बत यात्रा करने की। तो इन्होंने क्या किया? नेपाल के रास्ते से और भिकमंगे का वेश धारण करके इन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया। कहाँ पर? तिब्बत में। तो उन्होंने वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सामाजिक परिवेश, वहाँ के जनजीवन कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन इसमें किया है। हमने पढ़ा भी था कि इसमें जहाँ पे वो गए थे वहाँ पर कितने ऊंचे नीचे जगह थी, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया भिकमंगे के वेश में रहते हुए, और साथ ही साथ उनको चोर डाकुओं का भय था। और लेकिन उन्होंने कुछ तारीफें भी की कि वहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नहीं था तिब्बत में, वहाँ पे औरतें पर्दा प्रथा नहीं करती थी, और ये जो भिक्षुक थे उनका वहाँ पे सम्मान होता था। जैसे कि हमारे भारत में भिक्षुकों का सम्मान नहीं होता, लेकिन वहाँ पे भिक्षुकों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था अपना अध्याय। तो अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ना अपना। तो पेज नंबर 28 पर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 28 से। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। यहाँ पे लेखक कह रहा है अब हम से तात्पर्य लेखक, और लेखक के साथ में कौन था? सुमति, उसका दोस्त, जो कि वो भी मंगोल भिक्षुक था। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी एक स्थान तिब्बत का जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। जो कैसा स्थान था? पहाड़ों से घिरा हुआ था और टापू के समान। टापू मतलब जिस नदी जैसे पानी होता है, पानी के चारों ओर जब पहाड़ों से घिरे हुए स्थान को हम बोलते हैं टापू, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। जिसमें क्या दिखाई पड़ती है? जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उस पहाड़ी का नाम क्या था? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे।
क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। यहाँ पर जो सुमति थे, सुमति के बहुत सारे यजमान थे। यजमान मतलब ग्राहक समझ लीजिए, ठीक है। वो भिक्षुक था, सुमति भिक्षुक था, ठीक है, और उसके बहुत से ग्राहक थे, यजमान थे मतलब, ठीक है। आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत से यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी, चिरी मतलब फाड़ी, पतले कपड़े को फाड़ कर बत्ती बनाया जाता था, जिससे जलाया जाता है। कि गंडे, गंडे अर्थात गंडे कहते हैं बच्चों मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागे को बोलते हैं। एक धागा, जैसे आप मन्नत का धागा बांधते हो ना, मंदिर या मंदिरों में जाते हो तो एक धागा बांधते हैं ना, तो गंडे अर्थात मंत्र को पढ़कर गांठ लगाने वाला धागा, अर्थात मन्नत मानने वाला धागा, ठीक है। तो पतले पतले कपड़े की चिरी हुई फाड़ी हुई बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से, कहाँ से लाए गए थे? बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े में, सुमति क्या करता था? किसी भी कपड़े में का गंडा बना लेता था। गंडा मतलब अभी हमने बताया था ना आपको, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक को लगा कि हमें तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा काम करने से उनको हफ्ता भर लग जाएगा, तो इससे उनको कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा उतना, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ जाएं। आगे देखिए, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं लहासा पहुँच के रुपये दे दूँगा। क्योंकि जो सुमति थे वो गंडे बांट कर क्या लेते थे? दक्षिणा लेते थे, ठीक है। और इसी मना करने पर लेखक ने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने उसके बदले में क्या कहा कि मैं तुमको उसके बदले में लहासा पहुँच कर क्या दे दूँगा? कुछ रुपये दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया, सुमति ने लेखक की बात को मान लिया, ठीक है। स्वीकार करना अर्थात मानना। दूसरे दिन हमने क्या किया? भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया अर्थात भार ढोने वाले को बोलते हैं भरिया। किसको बोलते हैं? भार ढोने वाले को। जो भार ढोता है, जैसे हम अपने यहाँ बोलते हैं कुली बोलते हैं ना, वैसे वहाँ पे बोला जाता है भरिया। लेकिन कोई ना मिला, लेकिन उनको भार ढोने वाला यानी सामान ढोने वाला कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। अगर वो सुबह चल देते तो बढ़िया रहता है, अब 10-11 बजे तो धूप तेज़ हो जाती है, तो लेखक को परेशानी हो रही थी धूप से। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मीन्स माथा। अब 2 बजे की धूप, 10-11 बजे की धूप तो थोड़ी कम भी होती है, लेकिन 2 बजे की धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि 2 बजे की धूप में चल रहे थे तो उनका जो माथा था वो धूप से बिल्कुल तप रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। आगे वो चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। परिचित मतलब जान पहचान के लोग। किसके जान पहचान के लोग? सुमति के। लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेकिन वो किससे मिलना चाहते थे? एक यजमान से। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए सुमति ने क्या कहा लेखक से कि मुझे किसी से मिलना है, और इस बहाना बना के वो शेखर विहार, एक तिब्बत की एक जगह है शेखर विहार, वहाँ पर चले गए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जो तिब्बत की ज़मीन थी, जागीरदार अर्थात जो ज़मीनों के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं जागीरदार। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है, और जो जागीरें थी, ज़मीनें थी, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा वहाँ के मठ, यानी मठ मतलब मंदिरों के हाथ में था। मंदिरों को वहाँ पे बोला जाता था विहार या मठ, ठीक है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। अपनी अपनी जागीर में मतलब अपनी अपनी जगह पर जो जागीरदार हैं वो खेती करवाते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में अर्थात उनको बिना पैसे के, बेगार मतलब बिना पैसे के, उनको कुछ भी थोड़ा सा भी धान या चावल कुछ भी दे दो, गेहूँ दे दो और उनसे काम वाम करा सकते हो।
खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमी के लिए राजा से कम नहीं होता। ठीक है। और खेती की देखभाल करने के लिए वहाँ कोई भी भिक्षु, जैसे सुमति भिक्षुक थे ना, भिखारी थे, ऐसे ही किसी को वहाँ भेजा जाता था। भिक्षु मीन भिखारी। ठीक है। जो जागीर के आदमियों के लिए जो वहाँ पे काम करते थे, मतलब खेती करते थे, उनके लिए वो किसी राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु क्या नाम था? नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे। जो शेखर एक जगह है, वहाँ पे जो खेती की देखभाल कर रहे थे वो भी एक भिक्षु थे। उनका नाम क्या था? नमसे। वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन पुरुष थे। भद्र मतलब सज्जन। वो बहुत प्रेम से मिले। कैसे मिले? उनसे, लेखक से और सुमति से बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा ना था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि उस समय उनका वेश कैसा था? भिखमंगे का वेश था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा मेरा कोई वेश नहीं था जिससे कि वो मेरे अच्छी खातिरदारी करे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा ख्याल रखा। ये थी तिब्बत के समाज की विशेषता। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वहाँ पर, कहाँ पर? शेखर विहार में। शेखर विहार में क्या था? एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध के वचन लिखे हुए थे। हस्तलिखित, हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखी हुई, बुद्ध के हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ मतलब पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। आसन मतलब बैठने का स्थान। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। क्या चीज़ लिखी हुई थी मोटे अक्षरों में? कंजूर मतलब बुद्ध के वचन। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। यानी कि एक एक पोथी मतलब पुस्तक 15-15 किलो से कम की नहीं रही होगी। 15 किलो बनी बहुत मायने रखती है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर एक बार पूछा सुमति ने लेखक से कि क्या मैं अपने यजमान के पास चला जाऊं? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात अब जो लेखक था उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उन्हें लगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दूसरी बार उन्होंने क्यों मना नहीं किया? उन्हें लगा कि मैं अब इन किताबों को पढ़ लूँ, इसलिए उन्होंने उसको जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। सुमति चला गया और उस लेखक को क्या लगा कि 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर में वापस आ गए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक और सुमति दोनों लोग ने क्या किया? अपना सामान उठाया टिंगरी गांव से, और वहाँ से भिक्षु कौन था? नमसे को से विदा लेकर वहाँ से वो आगे की ओर बढ़ गए। ठीक है बच्चों, हमारा अध्याय खत्म होता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका प्रश्न और अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब पहली बार ही सुमति के साथ गए थे, उस समय उनको सुमति भी भिक्षुक के वेश में थे और उनके जो कुछ मित्र थे वो भी भिक्षुक थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब वो 5 साल बाद अच्छे से घोड़े पर बैठ के सवार होकर आए थे, तो उनको अच्छा सा स्थान नहीं मिला था। हमने पढ़ा था ना ये चीज़, और उनको एक गरीब झोपड़ा मिला था जहाँ पर जहाँ पे वो ठहरे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही समय जो तिब्बत में यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। हर तरह के यात्रियों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए वहाँ पर जान पहचान के आधार पर यात्रियों की देखभाल की जाती है, मतलब सेवा की जाती है। अगर जान पहचान अच्छी है तो आपकी खातिरदारी होगी, आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय जान पहचान के थे लोग, भिक्षुक थे, और भिक्षुक की जान पहचान के लोग थे, उनको अच्छे उचित स्थान मिला। दूसरी बार वो भद्रवेश में आए थे, उनकी जान पहचान नहीं थी, उनको अच्छा सा वे मतलब
कोई उनकी खातिरदारी नहीं हुई। ठीक है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जिस समय लेखक ने यात्रा की थी, किसकी, तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं था। लोग लाठी डंडों की तरह क्या रखते थे, गोलियां, पिस्तौल, बंदूकें रखते थे। ठीक है। और डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू क्या करते थे, पहले तो यात्रियों को मार देते थे, मारने के बाद वो देखते थे कि उनके पास कोई सामान है या नहीं है। तो इस तरह से उनकी जान का खतरा हमेशा बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? जब लंकोर की यात्रा कर रहे थे लेखक, तो वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। क्यों पिछड़ गए थे? क्योंकि पहला कारण था, उनका जो घोड़ा था वो बहुत सुस्त था, उनको समझ में नहीं आता कि आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि वो रास्ता भटक गए थे, 2 रास्ते मिले थे ना उनको, और वो पहले रास्ते से निकल गए। तो बहुत अधिक ज़्यादा चलने के बाद उनको समझ में आया कि हम गलत रास्ते पे आ गए, तो फिर वापस आया और फिर उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। तो रास्ता भटक जाने के कारण और घोड़े के सुस्त होने के कारण और वे क्या हुए, अपने साथियों से बिछड़ गए। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अभी हमने पढ़ा था ना इस बारे में कि पहली बार तो उन्होंने रोका था। ठीक है। क्यों रोका था? क्योंकि यजमानों के पास वो क्या लेके जाते थे, गंडा लेके जाते थे। गंडा अर्थात मन्नत का धागा इसको बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़कर बांधा हुआ कपड़ा या धागा होता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद एक गांठ बांधते हैं और गांठ को हम उसको बांध देते हैं, तो उसे बोलते हैं गंडा। ठीक है। तो वो गंडा बांटते थे अपने यजमानों को और उससे उन्हें क्या मिलती थी, दक्षिणा मिलती थी, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे। लेकिन लेखक को ये लगा कि कम से कम इसमें 1 हफ्ता तो लग जाएगा, तो अधिक समय लगेगा, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। किंतु दूसरी बार उन्होंने क्यों नहीं मना किया? दूसरी बार इसलिए नहीं मना किया क्योंकि वो हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ना चाहते थे, उसके लिए उनको समय चाहिए था, इसलिए उन्होंने जाने से नहीं रोका। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लेखक को तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई क्या थी कि उस समय भारतीयों को क्या था, तिब्बत में यात्रा का अनुमति नहीं थी, तो उन्हें किस वेश में जाना पड़ा था, भिक्षु के अर्थात भिखारी के वेश में जाना पड़ा था। मालूम है ना आपको। दूसरा, वहाँ पर डाकुओं का हमेशा भय बनाता था, वहाँ पर डाकुओं से जान और माल की कोई भी गारंटी नहीं थी। डाकू पहले तो मार देते थे, उसके बाद देखते थे क्या है क्या नहीं है, तो उनको जान का भी खतरा बना था। तीसरा, वो तेज धूप भी उन्होंने सहन की, ऊंचे नीचे पहाड़, पहाड़ियाँ और तेज धूप, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज बच्चों बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि वहाँ पर कोई अपरिचित भी चला जाए तो वो घर के अंदर जा सकता था, वहाँ पर चाय पी सकता था, बनवा भी पी सकता था, यहाँ तक कि वो रसोई घर में भी जा सकता था ना। तो उस समय का जो समाज था वो वहाँ पर छुआछूत और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता था। दूसरा कि वहाँ पर औरतें जो थी वो पर्दा प्रथा नहीं करती थी नहीं करती थी ना, तो वहाँ का समाज बहुत ही अच्छा भी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलाता है? 4 वाक्य दिए गए, इसमें कौन कौन से? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें कौन सा सही होगा? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, अर्थात उसी में मग्न हो गया, पढ़ने में बहुत ही अंतर्ध्यान लगा लिया उसने। अब आता है हमारा भाषा अध्ययन, ठीक है, व्याकरण संबंधी। प्रश्न नंबर 13, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य को हम किस तरह से, 2-3 तरह से पढ़ सकते हैं। पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे,
तारों की छवि रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो इस वाक्य को हम दो तरीके से कह सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। पहला है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। क्या करेंगे बच्चों, दो चीजें में दो वाक्य बनाने से। कैसे, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो पहला वाक्य बनाएंगे कि यह पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पहला वाक्य बनाया हमने कि यह पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरा, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है तो कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। दो वाक्य बन गए ना हमारे। प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष से प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। मतलब उस प्रदेश के अंदर जो शब्द कहे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। अब हमने यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा रासा की ओर, यहाँ पर बहुत सारे आंचलिक शब्द थे। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कौन सा, कुची कुची मतलब दया करो, बोला था ना लेखक ने, कुची कुची। दूसरा बीटा, तीसरा थोप्पा, चौथा खोटी, राहदारी। जो शब्द है ये आंचलिक शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः क्या लिखा है, मोटे, अच्छे और विशाल। यानी कि मोटा कागज, अच्छे अक्षर और विशाल मैदान, ठीक है, का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है, ठीक है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो, ठीक है। अभी जैसे इसमें दिया क्या है, मोटा कागज, अच्छे अक्षर और विशाल मैदान। ऐसे ही हमें और भी शब्द ढूंढने हैं जो इसमें उसकी विशेषता बताई जाए। तो जैसे बहुत पिछड़ना, कितना पिछड़ा, बहुत पिछड़ना। धीमे चलना, कैसे चलना, धीमे चलना। कड़ी धूप, कड़ी धूप थी ना जब लेखक चल रहे थे वहां पर रोहिंगी में, तो कड़ी धूप थी। धूप कैसी थी, कड़ी थी। और खुफिया विभाग, विभाग कौन सा, खुफिया विभाग। तो खुफिया, कड़ी और बहुत, ये सब क्या है, हमारे पिछड़ना चलना की विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा अध्याय खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, राहुल संस्कृत कैंप की जीवनी पूरा कंप्लीट करके आप हमको जल्द से जल्द सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।